बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर बाजार के प्रमुख रूप तथा पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण। ये जो है क्लास 11th का जो है यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो आ सकते हैं क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं 3 और 4 अंक वाले प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पूर्णतया प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं की बड़ी संख्या, यानी जो क्रेता होते हैं उनकी बड़ी संख्या से क्या परिणाम निकलता है। ठीक है, तो आपको बताना है, यहाँ पर समझाना है कि एक पूर्णतया प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं की बड़ी संख्या से क्या परिणाम निकलता है। यानी एक प्रतियोगी बाजार में क्रेता कौन होते हैं? जो वस्तुओं को खरीदते हैं उन्हें क्रेता कहते हैं। तो अगर बाजार तो आप जानते ही हैं, ठीक है, तो बाजार में जब बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं तो इससे क्या परिणाम निकलते हैं। तो आंसर देखते हैं यहाँ पर क्या है। आंसर है कि इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी अकेला क्रेता स्वयं बाजार कीमत को, यानी स्वयं मतलब खुद बाजार कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक क्रेता चाहे, यानी एक जो है खरीदने वाला ग्राहक जो है, एक ग्राहक अगर चाहे वह जो है बाजार की कीमत परिवर्तन करना, तो वह नहीं कर पाएगा। उससे एक ग्राहक से जो है बाजार की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उसकी व्यक्तिगत मांग वस्तु की कुल मांग, यानी वस्तु की कुल बाजार मांग का यहाँ नगण्य हिस्सा होता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एक व्यक्ति यानी एक उपभोक्ता या एक क्रेता चाहता है, यानी कि बाजार में जो है बाजार की कीमत को प्रभावित करना चाहता है, यानी उसमें बदलाव करना चाहता है, तो वो नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर वो एक व्यक्ति है तो इसका मतलब है वो व्यक्तिगत मांग पर काम करेगा। ठीक है, उसकी एक ही मांग होगी। उसके बाद यहाँ पर वस्तु की कुल बाजार मांग का जो है, यानी वस्तु में आप जानते हैं बाजार का मतलब क्या है। बाजार में बहुत सारे क्रेता हैं, ठीक है, तो बाजार में जब बहुत सारे क्रेता हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर अगर वो सभी क्रेता चाहें, यानी सभी उपभोक्ता या क्रेता जो चाहें बदलाव करना तो कर सकते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति चाहता है तो वो नहीं कर सकता। तो चलिए हम इसको समझते हैं। यहाँ पर पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में इसको समझा देता हूँ। उसके बाद देखिए, यानी उसका हिस्सा होता है। उसके बाद अतः वह अपनी मांग कम या ज्यादा करके, ठीक है, कम या ज्यादा करके बाजार मांग को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो सीधा सा मतलब है कहना क्या चाहता है, तो ये इसको समझ लेते हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन याद नहीं करने हैं, हमें क्वेश्चन क्या करने हैं, क्वेश्चनों को हमें समझना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चनों को समझ लेते हैं क्या है। तो मैं यहाँ पर ये जो कह रहा था, ये क्या चीज कह रहा था कि यहाँ पर एक बाजार है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये बाजार है और बाजार में बहुत सारे क्रेता हैं। क्रेता कौन है? ऐसे व्यक्ति जो वस्तुओं और सामान को खरीदते हैं, यानी जाते हैं दुकानों में और उन्हें खरीदते हैं, ठीक है, वो होते हैं क्रेता। वो बाजार में जाते हैं, बाजार में जाने के बाद वस्तुओं को खरीदते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1000 में लिख देता हूँ, 1000 क्रेता हैं, ठीक है, 1000 व्यक्ति हैं जो कि बाजार में जाएंगे और बाजार में जाने के बाद वस्तुओं को खरीदेंगे। ठीक है, बाजार में जाने के बाद वस्तुओं को खरीदेंगे। तो अगर यहाँ पर ये सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर, यानी अगर ये सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी वस्तु को, यानी कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए फोन है, ठीक है, फोन की बात करते हैं, एक फोन है, अब ये फोन खरीद रहे हैं बाजार से। अगर ये जो है यहाँ पर ये सारे व्यक्ति फोन का कम यूज करने लग जाएंगे, या फिर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल कौन सा लेते हैं हम, यहाँ पर एक गेहूं का एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पर जो है ये जो है गेहूं का एग्जांपल लेते हैं, और गेहूं में अगर ये जितने भी व्यक्ति हैं अगर कम से कम गेहूं लेंगे, ठीक है, इसने बहुत कम लिया, अब इसने भी और कम लिया, इसने भी कम लिया, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर सभी व्यक्ति एक रूप से कम, यानी सभी व्यक्तियों की जो है मांग, यहाँ पर मांग परिवर्तित होती है, ठीक है, मांग अगर परिवर्तित होती है तभी बाजार की कीमत में प्रभाव आएगा। अगर चाहे एक व्यक्ति, यहाँ पर अगर एक व्यक्ति चाहता है कि
ये अपनी इसकी मांग मान लीजिए इसको 10 मतलब 50 किलो गेहूं चाहिए था। अब इसको क्या करना है, इसने कहा कि अब मुझे 50 किलो नहीं चाहिए, मुझे 40 किलो लूंगा, ठीक है। तो क्या 10 किलो कम करने से बाजार की कीमत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये 1000, अगर यहाँ पर क्या होगा, अगर ये 1000 व्यक्ति चाहें, 1000 व्यक्ति यहाँ पर ये चाहें, जो 1000 व्यक्ति हैं, अगर ये 1000 व्यक्ति चाहें कि हमें क्या करना है, 10 किलो गेहूं कम लेना है, ठीक है। तो अगर ये 10 किलो गेहूं कम लेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से इस कीमत पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर बहुत सारे बाजार में क्रेता हैं, तो यहाँ पर अगर एक क्रेता चाहता है कि वह बाजार में अगर वह मांग को कम या ज़्यादा करता है, उससे प्रभाव आ जाए, मतलब बाजार की कीमत में परिवर्तन हो, वैसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर एक व्यक्ति चाहे तो वह नहीं कर सकता है परिवर्तन, लेकिन अगर सारे व्यक्ति चाहें तो बाजार कीमत में परिवर्तन कर सकते हैं, बाजार की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, आई होप ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक अल्पाधिकार यानी अल्पाधिकार बाजार में फर्म परस्पर निर्भर क्यों रहती है, समझाइए। यानी जो अल्प अधिकार बाजार होता है उसमें परस्पर जो है फर्में एक दूसरे पर निर्भर क्यों होती हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं, फर्म की परस्पर निर्भरता का कारण यह है कि कोई भी फर्म कीमत और उत्पादन के बारे में कोई निर्णय विरोधी फर्म की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर ही लेती है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक अल्प अधिकार बाजार में, एक अल्प अधिकार बाजार है जहाँ पर फर्म परस्पर क्या करती हैं, निर्भर क्यों रहती हैं। ये बता रहा है कि परस्पर निर्भर क्यों रहती हैं। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा कि फर्मों की जो परस्पर निर्भरता है वो इस कारण से होती है कि कोई भी फर्म जो होगी, यानी कोई भी फर्म होगी, उसकी कीमत यानी फर्म की जो कीमत है और उत्पादन के बारे में कोई भी अगर निर्णय लेना है तो फर्मों को, अन्य फर्मों को ध्यान में रखकर वो निर्णय लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी फर्म अगर अब निर्णय लेगी तो वो अन्य दूसरी फर्मों को भी ध्यान में रखेगी, इसीलिए वो परस्पर निर्भर होती हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों के प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता के परिणाम समझाएं। तो हमें बताना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, जब पूर्ण प्रतियोगिता होती है उस स्थिति में फर्म के प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता के परिणाम समझाना है हमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। पहला, निकासी का मतलब जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता है बाजार में और वहां पर फर्म प्रवेश करती है, यानी कोई नई फर्म वहां पर आती है बाजार में, या फिर कोई पुरानी फर्म बाजार से हट जाती है या चली जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। इसकी स्वतंत्रता का परिणाम क्या होगा ये हमें समझाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, उद्योग में मौजूद, यानी बात कर रहा है कि उद्योग में क्या करना है, उद्योग में मौजूद जब असामान्य लाभ प्राप्त कर रही होती है, ठीक है। उद्योग में मौजूद फर्म, जो फर्म है वो अगर असामान्य लाभ प्राप्त करती है तो नई फर्म यानी नई फर्म प्रवेश करती है। प्रवेश कब करती है नई फर्म, जब उद्योग में मौजूद, जो भी उद्योग में मौजूद है फर्म, जब असामान्य लाभ प्राप्त करती है, उसे सामान्य रूप से लाभ नहीं मिलता है, असामान्य लाभ प्राप्त करती है, तो नई फर्म जो है प्रवेश करती है। उससे उद्योग का उत्पादन बढ़ता है और बाजार कीमत घट जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, बाजार कीमत जो है घट जाएगी, उद्योग का उत्पादन बढ़ेगा, उसके बाद फलस्वरूप लाभ घट जाते हैं, ठीक है। नए फर्मों का प्रवेश तब तक जारी रहता है जब तक कि असामान्य लाभ घटकर जो है सामान्य लाभ यानी शून्य ना हो जाए। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि फलस्वरूप जब ऐसा होता है, यानी जब नई फर्म प्रवेश करती है तो उस समय क्या होता है, फलस्वरूप इसके क्या होगा, यहाँ पर लाभ घट जाते हैं। लाभ घटने के बाद यहाँ पर जो है नई फर्मों का प्रवेश तब तक जारी रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक कि असामान्य लाभ घटकर सामान्य लाभ यानी शून्य ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब फर्मों को हानि होती है तो वे उद्योग को छोड़ने लगती हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है और उस बिजनेस में उसे हानि हो जाती है तो वह
यानी अगर कोई बिजनेस मतलब किसी व्यक्ति ने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस शुरू करने के बाद उसे हानि हो जाती है तो वो क्या करेगा, बिजनेस को बंद कर देगा, सीधी सी बात है, यानी वो बिजनेस को छोड़ देगा, ये है। तो यहाँ पर उसी तरह से फर्म भी काम करती है। अगर फर्म में कोई जो है हानि होती है ज़्यादा और प्रवेश कर रही है फर्म और उसे हानि हो रही है, लाभ कम हो रहा है, तो वो क्या करेगी, फर्म बंद हो जाती है। परिमाण स्वरूप यहाँ पर परिमाण स्वरूप जो है उत्पादन घटता है, कीमत बढ़ती है और हानि घटने लगती है, ठीक है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि हानि सामान्य लाभ में परिवर्तित ना हो जाए। अतः पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में दीर्घ काल में सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं। तो यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है उसमें दीर्घ काल में ही जो है फर्म जो है प्राप्त करती है, क्या, लाभ प्राप्त करती है। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान के परिणाम समझाइए। यानी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान के परिणाम। अगर यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता है, ठीक है, बाजार की कैसी स्थिति है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, और उसी समय यहाँ पर क्या है, बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान, पूरी तरह से ज्ञान के परिणाम को समझाइए। यहाँ पर क्या करना है, ज्ञान के परिणाम को समझाना है। तो चलिए बताते हैं, यहाँ पर उत्तर है बाजार के बारे में पूर्ण जानकारी का अर्थ है कि सभी क्रेताओं, ठीक है, सभी क्रेताओं और विक्रेताओं। उसके बाद क्या है, चलिए देखते हैं, सभी क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार कीमत तथा उत्पादन समरूप हैं और इसकी जानकारी, इसकी पूर्ण जानकारी है। अतः कोई भी फर्म बाजार कीमत से भिन्न कीमत नहीं ले सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो बाजार में कीमत चल रही है, जिस वस्तु की, जिस चीज की, वही कीमत वसूल करेगी, यानी वही कीमत पर जो है अपने उत्पाद को बेचेगी फर्म जो बाजार में चल रही है, उससे ना तो अतिरिक्त लेगी ना ही कम लेगी। तो कोई भी क्रेता यहाँ पर बाजार कीमत से अधिक कीमत नहीं देगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर अगर आपको कोई, मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई कपड़े, मान लीजिए कपड़े का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर 1000 रुपये के कपड़े मिल रहे हैं, ठीक है, 1000 रुपये के कपड़े मिल रहे हैं, तो उन्हीं कपड़ों के लिए आप 1200 रुपये क्यों देंगे, नहीं देंगे ना। तो ये बात है यहाँ पर कि अगर एक फर्म है यानी फर्म वो उत्पादन कर रही है 1000 कीमत की, मतलब 1000 कीमत पर अपने उत्पाद को बेच रही है, और उसके बाद वह, अगर वह उपभोक्ता उसे 1000 ही कीमत देगा, क्योंकि वह ज़्यादा नहीं देने वाला, क्योंकि ये बाजार कीमत है, ठीक है, बाजार द्वारा निर्धारित। और बाजार की कीमत जो निर्धारित होती है मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अतः बाजार में एक ही कीमत रहेगी, ठीक है। तो बाजार की कीमत जब निर्धारित होती है मांग और पूर्ति के कारण, तो वहाँ पर बाजार की कीमत जो है एक ही रहेगी, और बाजार की कीमत के अनुसार जो है फर्म जो है अपने उत्पादों को बेचेगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग वक्र, एकाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र जो है, यहाँ मांग वक्र की तुलना में अधिक लोचदार क्यों होता है, समझाइए। तो ये क्या पूछ रहा है कि एकाधिकार प्रतियोगिता के अंदर, यानी एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत, ठीक है, मांग वक्र एकाधिकार के अंतर्गत जो है मांग वक्र की तुलना में अधिक लोचदार क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज है हमारा एकाधिकार प्रतियोगिता, दूसरी चीज है एकाधिकार, ठीक है, एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता। तो यहाँ पर इनके अंतर्गत जो है मांग वक्र की बात की गई है कि मांग वक्र अधिक लोचदार क्यों होता है, समझाना है। तो आंसर देखते हैं हम यहाँ पर, आंसर क्या है, जिस वस्तु की जो है, जिस वस्तु का निकटतम स्थापन्न होता है, निकटतम स्थापन्न मतलब क्या हो गया, निकटतम स्थापन्न मतलब कि ऐसी वस्तु जो निकट है किसी अन्य वस्तु के, अगर उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है या वस्तु की जो है डिमांड कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है, तो हम उस वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये क्या कहना क्या चाहता है, यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूँ, एक वस्तु है यहाँ पर चाय, ठीक है, मैंने चाय ले रखी है, और इसी से मिलती जुलती है क्या है, कॉफ़ी, ठीक है, यहाँ पर कॉफ़ी है। तो यहाँ पर मैंने दो वस्तुएं ले ली, एक चाय ले ली और दूसरी कॉफ़ी ले ली, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों मिलती जुलती वस्तुएं हैं।
ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आप जानते हैं किसी को चाय पीना पसंद होता है, किसी को कॉफी पीना पसंद होता है, ठीक है। तो अगर चाय की कीमत जो है यहाँ पर बढ़ जाती है, चाय की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे कॉफ़ी पर, ठीक है। वो चाय को छोड़ करके कॉफ़ी पीना अधिक पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कीमत चाय की अधिक है, कॉफ़ी की कीमत कम है, तो कॉफ़ी को ज़्यादा वो पसंद करेंगे पीना, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, कीमत बढ़ गई, दोनों वस्तुएं थी, यानी दोनों निकट वस्तुएं हैं, अगर हम चाहे तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल कीमत ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर लोग इस सस्ती वाली वस्तु को लोग जो है ज़्यादा पसंद करने लग जाएंगे, इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये उसी तरह का एग्जाम्पल है कि जैसे आपके पास पेन है, एक 5 रुपये वाला पेन है और एक 10 रुपये वाला पेन है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है आप कौन सा पेन यूज करते हैं, आपको कौन सा पेन पसंद है, ठीक है। तो हो सकता है अगर आपको जो है 5 रुपये वाला पेन अच्छा लगे तो आप उसको यूज करें, और आपको हो सकता है 10 रुपये वाला पेन जो है अगर खराबी दे रहा है तो उसको हटा दें और उसकी जगह 5 रुपये वाला करें, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब, ठीक है। तो ये होती हैं स्थापन्न वस्तुएं, यानी जो एक दूसरे के निकट होती हैं। एक वस्तु को अगर में खराब मतलब कोई कमी आ जाती है तो दूसरी वस्तु को उसकी जगह पर स्थापित कर सकते हैं, तो स्थापन्न वस्तुएं ये होती हैं, ठीक है। तो चलिए हमें स्थापन्न वस्तुएं समझ आ गई क्या होती हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर आगे, मांग अधिक लोचदार होती है, ठीक है। उसके बाद तथा एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है उत्पादित वस्तु का निकटतम स्थापन्न होता है, क्या होता है यहाँ पर, निकटतम स्थापन्न होता है। उसके बाद अतः मांग वक्र अधिक लोचदार होता है तथा अधिक एकाधिकार वस्तु का निकटतम स्थापन नहीं होता है, इसलिए मांग वक्र कम लोचदार होता है। तो यहाँ पर एकाधिकार वस्तु का निकटतम स्थापन नहीं होता है, जो एकाधिकार की वस्तुएं होती हैं उनमें जो है निकटतम स्थापन की वस्तुएं नहीं होती हैं, यानी निकटतम स्थापन नहीं हो सकता, ये चीज़ नहीं हो सकती जो मैंने अभी आपको बताई कि मतलब अगर चाय की कीमत बढ़ जाए तो चाय की जगह हम कॉफ़ी का यूज कर सकते हैं, यानी कॉफ़ी को स्थापित कर सकते हैं चाय की जगह। तो अगर ऐसा नहीं होता है, किस में नहीं हो सकता है, ये एकाधिकार में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है कम लोचदार होती है, लेकिन यहाँ पर जो है एकाधिकार प्रतियोगिता अधिक लोचदार होती है, ठीक है। आई होप यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक फर्म पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है कीमत स्वीकारक है तथा एकाधिकार में कीमत निर्धारक क्यों होती है, ठीक है। संक्षेप में समझाएं, संक्षेप में हमें समझाना है कि यहाँ पर कि एक फर्म पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता है और वो फर्म है, उसके अंतर्गत कीमत स्वीकारक तथा एकाधिकार में कीमत निर्धारक क्यों होती है। अब स्वीकारक क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता जब होती है बाजार में तो फर्म को कीमत को स्वीकारना पड़ता है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को समझते पहले फिर हम आंसर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बाजार है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बाजार, ठीक है। ये बाजार है, अब यहाँ पर बाजार है, बाजार में पहले से ही वस्तुओं की कीमत निर्धारित होती है कि भाई हमें क्या करना है, यहाँ पर गेहूं इतने का मिलेगा, ठीक है, गेहूं की कीमत इतनी है, ठीक है, चावल की कीमत इतनी है। इस तरह से वस्तुओं की जो कीमत होती है पहले से निर्धारित होती है, कहाँ पर, बाजार में, ठीक है, बाजार में पहले से स्थापित होती है। तो अब मान लीजिए कोई फर्म आती है, एक फर्म आई, इसने जो है चावल और गेहूं, यानी फर्म आती है वस्तुओं को उत्पादन करती है, ठीक है, चावल से कोई वस्तु बनाती है, गेहूं से कोई वस्तु बनाती है। तो जो वस्तु यहाँ पर जो बाजार में पहले से जिस वस्तु की जो कीमत है वही रहेगी, ये फर्म उसको बदल नहीं सकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई जैसे गेहूं है, ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे कि गेहूं की कीमत है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर 20 रुपये किलो, ठीक है, 20 रुपये किलो गेहूं की कीमत है, ठीक है, किलोग्राम 20 रुपये किलोग्राम गेहूं की कीमत है। तो अगर ये फर्म अगर ये फर्म है, या फिर ये जो है एक फर्म है जो कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करती है या फिर वस्तुओं को उत्पादित करती है, बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये वस्तु यहाँ पर जो है 20 की जगह
यहाँ पर 25 से 30 में या जो है कम में बेचेगी तो यहाँ पर इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ये ऐसा नहीं करने देगा। 20 रुपये जो कीमत है उसे 20 रुपये पर ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर जब भी कोई फर्म आती है बाजार में, तो बाजार में जो पहले से वस्तु की कीमत निर्धारित होती है उस कीमत को उसे स्वीकारना पड़ता है, ठीक है। उस कीमत को क्या करना पड़ता है, उसे स्वीकारना पड़ता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कम जो फर्म होती है कीमत की स्वीकारक होती है, किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होती है, स्वीकारक होती है। एकाधिकार में जो है निर्धारक होती है। जब एकाधिकार होगा तो यहाँ पर फर्म अपनी हिसाब से अपनी वस्तु की कीमत को निर्धारित करेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऐसा कैसे होता है। आंसर है आपके सामने, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म स्वीकारक होती है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। क्या क्या कारण हैं, फर्मों की संख्या, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी एक फर्म अपनी स्वयं की पूर्ति को कम या अधिक करके जो है कुल बाजार की पूर्ति पर कोई प्रभावपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकती है, ठीक है। अतः बाजार कीमत अप्रभावित रहती है। मतलब कहने का मतलब यह है, फर्म जो है बाजार में जो है वस्तु को उपलब्ध कराने के लिए फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसे में अगर आप चाहे एक फर्म की मैं अपनी वस्तुओं की कीमत को बढ़ा या घटा कर जो है वस्तु बेचूंगा, यानी कोई फर्म चाहती है कि मैं बेचना चाहती हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी। अगर वो करेगी तो उससे क्या होगा, बाजार की कीमत पर ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है समरूप वस्तुएं। अब समरूप वस्तुओं का क्या मतलब होता है, यानी समरूप वस्तु किस प्रकार से जो है कीमत को स्वीकारने में जो है मदद करती हैं, यहाँ पर कारण बनती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में जो है एक उद्योग की सभी फर्मों का उत्पादन समरूप होता है, अतः कीमत भी समान रहती है, ठीक है। समरूप वस्तुओं की क्या होता है, यहाँ पर सभी फर्मों का समरूप उत्पादन होता है। बहुत सारी फर्में हैं तो अगर यानी दो फर्में यानी बहुत सारी फर्में हैं तो क्या करती हैं, 2-3 फर्में अगर एक वस्तु का उत्पादन करती हैं तो वो क्या करेंगी, यहाँ पर सभी फर्में क्या करेंगी, समरूप उत्पादन कर रही हैं और साथ ही कीमत भी समान रखेंगी, ठीक है। उसके बाद पूर्ण जानकारी। अब सभी क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार की जो है पूर्ण जानकारी होती है, अतः कोई भी फर्म बाजार से भिन्न कीमत नहीं ले सकती, अतः बाजार में एक ही कीमत होगी, ठीक है। तो क्रेता जो होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ बाजार में कितने रुपए की मिलती है। तो ऐसे में फर्म ये नहीं कर सकती है कि मतलब फर्म जो है ना तो उस वस्तु को ज़्यादा में बेच सकती है ना ही उसे कम में बेच सकती है, ठीक है। तो क्योंकि अगर कम में बेचेगी तो फर्म का नुकसान हो जाएगा और अगर ज़्यादा ही कम में बेचेगी तो उसका नुकसान होगा और साथ में दूसरी फर्में जो हैं उसे बेचने ऐसा करने पर जो है ऐसा नहीं करने देंगी। क्योंकि अगर वो कम में बेचेगी तो उस फर्म की जो है वस्तुएं ज़्यादा बिकेंगी और यहाँ पर दूसरी फर्मों की बिक्री कम हो जाएगी। तो इसी कारण से क्या होगा, तो बाजार की कीमत यानी कोई भी फर्म आती है बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में तो उसे बाजार की कीमतों को स्वीकारना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर इतनी चीज समझ आ गई आपको। उसके बाद हम चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर और भी पॉइंट्स हैं। क्या है हमारा, एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारक होती है, इसके निम्नलिखित कारण हैं। अब एकाधिकार की बात करते हैं। एकाधिकार में क्या होता है, एकाधिकार में एक फर्म होती है, ठीक है, अतः पूर्ण पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है, यानी बाजार पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। मान लीजिए एकाधिकार का मतलब यहाँ पर हो गया कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या हो गया कि बहुत सारी फर्में आ गई, ठीक है, जो कि एक ही वस्तु का उत्पादन करती हैं। बहुत सारी फर्में आ गई, एक ही वस्तु का उत्पादन करती हैं तो उन्हें समान कीमत रखनी पड़ेगी, ठीक है, सस्ती वस्तुएं देनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें जो है बाजार निर्धारित करेगा, मांग और पूर्ति के द्वारा जो है बाजार निर्धारित करेगा कि उस फर्म को वस्तु की कीमत क्या रखनी है, कितनी कीमत पर बेचना है, ठीक है। लेकिन एकाधिकार में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यहाँ पर एकाधिकार में एक तरह से यानी पूरी तरह से फर्म का ही अधिकार है बाजार पर। अब वो बाजार पर जिस कीमत पर अपनी वस्तु को बेचना चाहती है उस पर बेच सकती है। अब वो अधिकार बनता कैसे है, क्योंकि यहाँ पर एक ही फर्म होती है, एक या दो फर्म होती है, यानी एक से ज़्यादा फर्म नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक अधिकार हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जहाँ पर आपके पास आसपास कोई दुकान होती है और उस चीज़ की दुकान और आसपास दूर दूर तक नहीं होती है, तो वो दुकानदार क्या करता है, तो वस्तुओं को महंगा बेचता है, मतलब महंगा जो है बेचता है। तो इससे क्यों बेचता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी दुकान पर ये चीज़ मिलती है और आसपास यहाँ पर कोई भी इस चीज़ की दुकान नहीं है, ठीक है,
इसीलिए मैं महंगा बेचूंगा। तो इस तरह से वो महंगा वस्तुओं को बेचता है। इसी प्रकार से जो है एकाधिकार प्रतियोगिता भी काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद एकाधिकार में वस्तु का कोई निकटतम स्थापन नहीं होता है, इसलिए वस्तु का मांग कम लोचदार होती है। अब लोचदार का मतलब क्या होता है? लोचदार का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि उतार चढ़ाव आना, यानी बदलाव होना कीमत में। ठीक है, ये होता है लोचदार। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है, इसका कारण 3 है, नई फर्मों में प्रवेश पर कानूनी, तकनीकी तथा प्राकृतिक प्रतिबंध होते हैं, इसलिए बाजार पूर्ति में वृद्धि का कोई डर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नई फर्म जो भी आएगी तो उस पर क्या है, कानूनी कार्यवाही होगी, तकनीकी और प्राकृतिक प्रतिबंध लगे होंगे, इसलिए यहाँ पर आसानी से जो है यहाँ पर जो है कोई भी फर्म प्रवेश नहीं करती है, वहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर एक अधिकार स्थापित हो जाता है। अब फर्म चाहती है जो कीमत और जिस वस्तु को बेचना जिस कीमत पर वो बेच सकती है, यहाँ पर बाजार उस कीमत को निर्धारित नहीं करता है, फर्म कीमत को निर्धारित करती है। तो आई होप यहाँ पर ये अच्छी लगी होगी वीडियो। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर भी देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हमारे पास और बचे हुए हैं। वीडियो हो गई काफ़ी लंबी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन जो है 8, यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर अगले पार्ट में इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और आप जो है बोर हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे इस क्वेश्चंस को और इसके बाद जो है 6 नंबर के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 11th और 12th का जो है इकोनॉमिक्स पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, एडवांस मतलब बेसिक्स लेकर मतलब शुरू से लेकर के पूरा चैप्टर्स वाइज सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पर जो है क्लास 9th की भी यहाँ पर प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो आप जो है अपने छोटे भाई बहनों को ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं जो कि 9th में है। तो 9th के लिए मैथमेटिक्स के लिए भी ये चैनल है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।